नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वैसे शिक्षक जिनके मन में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे, उनके सवालों पर अब विराम लग चुका है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है और इसी गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर, तो क्या कुछ गाइडलाइन में जानकारी दी गई? देखिए प्रज्ञा, जिस तरीके से आवेदन की प्रक्रिया बहुत तेजी से निपटाई जा रही है, उसके लिए शिक्षा विभाग के एससीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बधाई के पात्र हैं वो। और काफ़ी प्रोएक्टिव है, खासकर शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर, शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी हो, यानी स्थानांतरण में पारदर्शिता हो। जब ये 2 पन्ने का लेटर आप देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल पहले ही नज़र में सही तौर से आपको ये पता चल जाएगा, आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से स्कूलों का आवंटन 1,30,000 शिक्षकों का हुआ है, उसमें कहीं कोई हेरा फेरी ना हो, कहीं कोई धांधली धांधली नहीं हो। दरअसल बिहार में जो 38 जिले हैं, और इन 38 जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। अब जाके शिक्षा विभाग ने इस पे कठोर कदम उठाया है और ये जानकारी ये बताने का प्रयास किया है कि हम चाहते हैं कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो, जो भी आवंटन, जिन शिक्षकों का आवंटन हो, उसमें कहीं किसी तरीके से कहीं इल प्रैक्टिस ना हो। इल प्रैक्टिस का अर्थ ये है कि इसका जो जिस तरीके से मतलब अभी तक हम ये नहीं कह सकते कहीं कोई रिश्वतखोरी हुई है, लेकिन जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं, वो इल प्रैक्टिस को बढ़ावा ना मिले, इसके लिए शिक्षा विभाग ने कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है? दरअसल जो जैसे मान लीजिए कि औरंगाबाद की डीओ है, कोई भी डीओ हो सकती है, या भागलपुर के डीओ है, या कटिहार या पूर्णिया के डीओ हैं, तो उनके पास उनके जिले में जितना भी आवंटन, जितने भी शिक्षक का ट्रांसफर होना है, वो लिस्ट तो उनके पास रहेगी। लेकिन वो जब लॉगिन करेंगे तो वो लिस्ट उनके पास तो आएगी, लेकिन वो ये नहीं जान पाएंगे कि वो किस श्रेणी के शिक्षक हैं, उन शिक्षक का नाम क्या है, और पहले से वो कहाँ काम कर रहे थे। यानी ये बड़ी जानकारी है। उनके सामने क्या दिखेगा? उनके सामने शिक्षक की उम्र का पता चल पाएगा, शिक्षक की जाति का पता चल पाएगा, लेकिन उनका नाम क्या है, उनका उनकी आईडी क्या है, ये पता उनको नहीं चल पाएगा। और एक बार में एक ही शिक्षक का ट्रांसफर हो पाएगा। तो शिक्षा विभाग ने ये कोशिश की है, डॉक्टर सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ये प्रयास किया है कि ट्रांसफर में, स्कूल आवंटन में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, और किसी भी कीमत पर 30 जून तक उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। एक लंबा प्रोसेस है। बिहार में 6 लाख से ज्यादा शिक्षक है, 1,90,000 ने आवेदन दिया था, उसमें से 1,30,000 को आवेदन मंजूरी मिल चुकी है। एक चीज मैं और कहना भूल गया कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो ये भी नहीं जान पाएंगे कि ये किस कैटेगरी के आवेदन करता है। यानी जो 4 तरह की कैटेगरी बनी है, कोई गंभीर रोग से पीड़ित है, या पति पत्नी साथ ट्रांसफर है, दूरी के आधार पर ट्रांसफर है, 4 तरह के ट्रांसफर के लिए कैटेगरी तय की गई थी। तो जो डीओ है वो ये भी नहीं जान पाएंगे कि ये किस कैटेगरी के तहत आवेदन करता है। तो पहली चीज कि जो शिक्षक है, शिक्षक का नाम पता नहीं चलेगा डीओ को। दूसरा, शिक्षक की आईडी पता नहीं चलेगी। तीसरा, उनकी कैटेगरी क्या है, उनके जिस 4 कैटेगरी के आधार पर उन्होंने आवेदन किया है, उस कैटेगरी का उन्हें पता नहीं चल पाएगा। उनकी जो पहले की जो शिक्षा है, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की है, जहाँ उन्होंने पढ़ाई करवाई है, जहाँ के वो शिक्षक थे, ये भी जानकारी उनके पास नहीं मिल पाएगी। यानी ये मुकम्मल कोशिश सिद्धार्थ ने की है कि किसी भी तरीके से ट्रांसफर में किसी तरह से कोई पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, इसके लिए एक गाइडलाइन शिक्षा विभाग ने जारी की है। जी प्रज्ञा। प्रीतम, जैसा कि आपने बताया कि अब डीओ को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि शिक्षक का नाम क्या है, उनकी श्रेणी क्या है। तो कहा जा सकता है कि अगर इससे पहले अगर डीओ को ये सब मालूम होता था, तो क्या वो घोटाले करते थे? क्या वो रिश्वत लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य करते थे? ये तो हम नहीं कर सकते थे कि वो इल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार में 2-3 डीओ जिस तरीके से पकड़े गए हैं, और जब बिहार में शिक्षा विभाग का बजट है 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, 2.5 लाख के आसपास बहाली हुई है, और
जून 2023 से बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये बहाली हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई सबूत है, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते, कभी किसी ने एक पैसा लिया हो, हम ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की कोशिश है कि अगर कोई शिकायत है तो अब वो शिकायत की कोई आशंका ना रह पाए, इसके लिए ये 4-5 तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं। बाकी तो 30 जून तक ये करना है। एक बात प्रज्ञा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए 30 जून तक शिक्षकों को, जो महिला शिक्षक हैं या पुरुष शिक्षक हैं, उन्हें आवंटित स्कूल में ज्वाइनिंग करनी होगी। लेकिन इसमें ये बात स्पष्ट नहीं की गई है वैसी शिक्षिका जो मैटरनिटी लीव पे हैं उनका क्या होगा। मैटरनिटी लीव जो मातृत्व अवकाश है वो 6 महीने का होता है। मान लीजिए कोई महिला है, वो अभी फिलहाल मैटरनिटी लीव पे चल रही है और उसका मैटरनिटी लीव 10 दिन पहले शुरू हुआ है। मान लीजिए आज 23 तारीख है और किसी की मैटरनिटी लीव 15 मई से शुरू होती है, तो 15 मई से लेकर 15 नवंबर पूरे 6 महीने का उनका अवकाश रहेगा। तो ऐसी महिलाओं के लिए शिक्षा विभाग ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है। लेकिन हम अपने दर्शकों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जल्द ही शिक्षा विभाग से हम इस पे सवाल पूछेंगे कि वैसी महिला शिक्षक जो मातृत्व अवकाश पे 6 महीने के लिए गई है, क्या उन्हें भी 30 जून के पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी की डिलीवरी डेट है 15 जून को, मान लीजिए किसी महिला की शिक्षक की डिलीवरी डेट 15 जून को है, तो वो कैसे कर पाएगी। लेकिन आपने तो कह दिया कि 15 जून तक आपको ये होगा और 30 जून तक आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये कैसे हो पाएगा। ये क्योंकि 1,30,000 के आसपास आवेदन गए हैं, इसमें बट नेचुरल है कि 1000 आवेदन तो ऐसे जरूर होंगे। ऐसे क्योंकि महिला बिहार में क्या है कि क्लास 1 से लेकर 8 तक 50% रिजर्वेशन है, 9 से 12 तक 35% रिजर्वेशन है, तो महिलाओं की भर्ती काफी ज्यादा हुई है, महिला शिक्षक की भर्ती हुई है। अगर 1,01,000 भी ऐसी महिलाएं हैं तो इनके साथ तो जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो इस बारे में शिक्षा विभाग को ये क्लियर करना चाहिए कि वैसी महिलाएं जो मातृत्व अवकाश पे हैं, जो मैटरनिटी लीव पे हैं, उनका मान लीजिए उनका 15 नवंबर को उनका ये मातृत्व अवकाश पूरा हो रहा है, तो क्या उन्हें 30 जून के पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें तो फिजिकली जाना पड़ेगा और फिजिकली वो जा नहीं सकती है, शारीरिक रूप से वो किसी भी डीओ के सामने या उपस्थित नहीं हो सकती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए शिक्षा विभाग क्या कर रही है, ये हम जरूर जानकारी लेके उनको देना चाहिए। ये तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने तो सारी जानकारी दे दी है, ये शायद लगता है कि शिक्षा विभाग के संज्ञान में नहीं आया है। ये चीज हम जरूर शिक्षा विभाग से पूछेंगे। या वैसे पुरुष जो कैंसर से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है बॉम्बे के टीएमएच में, उनके लिए क्या करना पड़ेगा। आपने तो कह दिया कि तुम 30 दिन तक ज्वाइन कर लो, लेकिन जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए क्या होगा। ऐसे 1-2 कैटेगरी के शिक्षक हैं जिनके बारे में बात करनी होगी। प्रीतम, जैसा कि आपने कहा कि अगर वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो किसी मुश्किल में है और 30 जून तक ज्वाइन नहीं कर पाती है, तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। बिल्कुल वही उनका नियम अभी तक उनके लिए क्या गाइडलाइन है वो शिक्षा विभाग ने बताई नहीं है, वो शिक्षा विभाग से पूछना पड़ेगा। और हम दर्शकों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं जो मैटरनिटी लीव पे जा चुकी है, जाने वाली है, उनके लिए क्या है, उनके लिए आपने क्या किया है। क्या इनके लिए कोई अलग से कोई स्लैब जारी करेंगे, कोई अलग से कोई स्लैब होगा, कोई अलग से कोई मार्गदर्शन होगा, कोई अलग से कोई गाइडलाइन। मुझे लगता है कि अलग से कोई ना कोई गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वो प्रोएक्टिव है, वो महिलाओं को लेकर उनकी उन्नति के लिए। हमें लगता है अलग से कोई ना कोई निर्देश आएगा। धन्यवाद प्रीतम, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना कि प्रीतम ने बताया कि अभी भी इस गाइडलाइन में कुछ कमियां हैं जो सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।